दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप पढ़ा रहा हूं चैप्टर 4 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कॉमन सब्जेक्ट चल रहा है। इसी के साथ आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडक्टर में करंट का बढ़ना या फिर इंडक्टर में करंट का घटना। ठीक है, उसका व्यंजक क्या होता है, जब करंट इंडक्टर में बढ़ती है तो क्या उसका इक्वेशन होता है, किस प्रकार से बढ़ती है, जब करंट घटती है तो किस प्रकार से घटती है, उसका पूरा डेरिवेशन करेंगे। इससे पहले एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट है जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई किया था। आज मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बात करने जा रहा हूं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि 18 मिली हेनरी का है कि एक कॉइल में, किसमें, एक कॉइल में 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितनी? 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, 18 मिली हेनरी के कॉइल में 3 एम्पियर की करंट क्या हो रही है? फ्लो हो रही है। तो उस कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान बताइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, जो मैंने फार्मूला आपको सामने डिराइव किया था उसी फार्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप इसको अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। 18 मिली हेनरी के कॉइल है, उसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो कॉइल में स्टोरेज एनर्जी का मान बताना है। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नो दैट स्टोरेज एनर्जी इन इंडक्टर, क्या? स्टोरेज एनर्जी इन इंडक्टर, इंडक्टर में जो स्टोरेज एनर्जी होता है, वी नो दैट स्टोरेज एनर्जी इन इंडक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 L इंटू आई स्क्वायर। मतलब जो इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2 L आई स्क्वायर। कितनी हेनरी का है? 18 मिली हेनरी। इसको 10⁻³ हेनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब फिर आई कितना है? 3 एम्पियर। 3 का यहाँ स्क्वायर करेंगे, 9 18, 3 3 9 81 इंटू 10⁻³। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं 81 मिली जूल। ठीक है, इतनी एनर्जी आपके इंडक्टर में। बहुत सिंपल फार्मूला, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इस फार्मूले पर पूछता है और अच्छा नंबर देके जाता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेन टॉपिक व्हिच वी हैव टू स्टार्ट टुडे। जिसको हमें आज स्टार्ट करना है वो है राइज ऑफ करंट इन इंडक्टर सर्किट। ठीक है, फिर राइज करंट, फिर डीके करंट, दोनों के बारे में हम आज देख लेते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने एक कॉइल है, बैटरी भी है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बैटरी लगी हुई, उसका EMF भी है, और यहाँ पे आपका क्या है? एक इंडक्टर है, और यहाँ पे क्या है? एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक कुंजी है, और इसको हमने ऐसे आकर के मिला दिया। ठीक है, ये आपका कुंजी है, ये L है, ये आपका R है। मान लीजिए कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आई एम्पियर का करंट इसमें क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। हमने इतनी सारी बातों को हमने क्या कर लिया? पहले एज्यूम कर लिया, एजम्पशन कर लिया। अब चलते हैं इसके आगे के डेरिवेशन को देखते हैं। ठीक है, तो आप जरा इस पे हमारा जो टॉपिक है पहले लिख देते हैं। ग्रोथ ऑफ करेंट, क्या है? ग्रोथ ऑफ करेंट इन इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेरक कॉइल में, प्रेरक कुंडली में, प्रेरक कुंडली में धारा का बढ़ना। क्या? प्रेरक कुंडली में धारा का
बढ़ना, प्रेरक कुंडली में धारा का बढ़ना, प्रेरक कुंडली में धारा का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, यही हमारा है। ये आपका क्वाइल है, क्वाइल के अंदर का जो रेसिस्टेंस है उसको बाहर कर लिया है, बैटरी का ईएमएफ है, ये है। माना, यहाँ लिखेंगे माना एल हेनरी का, एन हेनरी का एक क्वाइल निम्न परिपथ में, आप इसको नीचे बनाइएगा, निम्न परिपथ में इस प्रकार, किस प्रकार, इस प्रकार कनेक्ट है कि उसका रेसिस्टेंस R, उसके सीरीज में और EMF बैटरी के द्वारा कुंजी K के माध्यम से, I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है। क्या की जा रही है? प्रवाहित की जा रही है। सारी बातें जो आप सर्किट में दिखाए हुए हैं उनके बारे में जरूर लिखना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, हमने इस कुंजी के को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अप्लाइंग केवीएल इन एबव लूप। हमने उपरोक्त लूप में क्या कर दिया, केवीएल को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जो मान लीजिए ये ईएमएफ की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है और ये इसको सप्लाई दे रही है, तो जितना एनर्जी देगी उतना उसमें से कुछ एनर्जी इसमें स्टोर होगा और कुछ इसमें डिस्ट्रॉय होगा ड्यू टू रेसिस्टेंस। प्योर इंडक्टर तो है नहीं, यानी कि इसके अंदर के रेसिस्टेंस को बगल में दिखाए हैं, यानी कि इसके द्वारा जो दी गई एनर्जी है वो कुछ, जो इसके द्वारा दी गई एनर्जी उसके कारण कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी कि जो टोटल ईएमएफ एनर्जी है वो दोनों वोल्टेज ड्रॉपों का क्या होगा, समेशन होगा। तो हम यहाँ पे या तो हम चाहें इसको लूप के माध्यम से किरचॉफ लॉ को लगाकर यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, करंट जहां से इंटर करती हो प्लस, जहां से निकलती हो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए वोल्टेज क्या है, VL है, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए क्या है, आपका VR है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, यह भी माना कि क्या, यह भी माना कि क्या माना, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज, क्या वोल्टेज VL, वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे क्योंकि यहाँ ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज लिखिए यहाँ पे, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा कभी ड्रॉप नहीं होता है। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL और रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, रेसिस्टेंस के एक क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, क्या वोल्टेज ड्रॉप VR है, ठीक है। माना यह हेनरी का एक कॉइल इस निम्न परिपथ में इस प्रकार कनेक्ट है कि उसका रेसिस्टेंस R उसके सीरीज में और EMF बैटरी के द्वारा कुंजिके के माध्यम से I एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की जा रही है। यह भी माना कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL और रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR है, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन एबव लूप। तो यहाँ से E हो गया, क्योंकि इसे हम जा रहे हैं तो ये प्लस से निकल रहा है प्लस हो गया, यहाँ माइनस से निकल रहा है तो माइनस VL हो गया, यहाँ पे माइनस से निकल रहा है तो माइनस VR हो गया, 0। बहुत सिंपल सा इक्वेशन आपके सामने
बन के आ गया। तो यहाँ E इक्वल टू क्या होगा, VL का फार्मूला क्या होता है, ये L होता है di/dt होता है, क्योंकि हमने L हेनरी का कॉइल मान लिया है, और यहाँ VR क्या है, I इंटू आर है, इज इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ से ये क्या हो गया I माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू, इसको हम इधर भेज दें तो L di/dt हो जाएगा। ये मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से देखिए हमको I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, तो I और I को एक पास हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो I और I को हम एक पास लेने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, E माइनस आई आर ये क्या है इंटू डी टी इज इक्वल टू एल डी आई हो गया। तो यहां से आप डी आई को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर अपान क्या हो गया, डी आई हो गया, यहाँ से एल अपान डी टी हो गया। अब दोनों को पलट दीजिए, डी आई अपान E माइनस आई आर हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई एल हो जाएगा। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं आपको, जो इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड है। जैसे जैसे आपने सुना होगा सर्ज, ट्रांजिएंट, आपने सुना होगा सर्ज, ट्रांजिएंट, हार्मोनिक्स, ये सब क्या होते हैं। अब क्यों हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जरूरत है इसकी। ये जो इक्वेशन एक टर्म एक कंडीशन के अंतर्गत मैंने लिखा है, ठीक है, उसी बात को हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, जब भी किसी स्टोरेज डिवाइस जैसे आपका कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, जब इनके एनर्जी के लेवल में चेंज करते हैं ना, तो इस घटना को, इस फिनोमिना को जब इसके एनर्जी के लेवल में चेंज करते हैं, तो जो ये बिहेवियर करता है ना, उसी बिहेवियर को हम ट्रांजिएंट कहते हैं। जब उनके एनर्जी के लेवल में हम चेंजिंग करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है उस कंडीशन में, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं। सर्ज क्या होता है, जब कोई क्षणिक समय में बहुत हाई वोल्टेज जनरेट हो और फिर खत्म हो जाए, वो क्या होता है, सर्ज होता है। हार्मोनिक्स क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हमारे पास डिवाइस हैं, वो जब हमें आउटपुट देते हैं एसी सिग्नल, या किसी डिवाइस के अंतर्गत जो एसी सिग्नल जनरेट होती है, वो कई फ्रिक्वेंसियों में बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के पल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो पल्स उसमें जनरेट होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए, आगे इनके बारे में हम बताएंगे, बहुत डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन चल रही है, इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट क्या है, देख लीजिएगा, हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं उसको भी हम दिखाने जा रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है, when t is equal to 0, ठीक है। जब मान लीजिए कि टाइम 0 का मतलब कि हमने अभी स्विच को जैसे ही ऑन किया वो क्षणिक, ठीक है, स्विच को हम ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल अभी करंट इसमें फ्लो नहीं, जैसे ही स्विच को ऑन किए, मतलब इस टाइम t0 को हम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ही स्विच को ऑन किया टाइम t0, तो हम पढ़े हैं v is equal to L di/dt, ठीक है, di/dt। तो यानी कि जब t को 0 रखेंगे आप, यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे t 0 है, तो यानी कि t 0 है तो I भी 0 है, क्योंकि हम अभी बंद कर रहे हैं, करंट अभी फ्लो हुई नहीं है। यहाँ जब I इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, तो t क्या हो जाएगा, 0, वोल्टेज 0 हो जाएगा। यानी कि आपकी जो इंडक्टर है, इनिशियली मतलब प्रारंभिक स्टेज, इसको क्या कहेंगे, इनिशियल स्टेज, इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को हम ये मान लेते हैं, इसमें भी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, स्विच को अभी हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इसमें करंट फ्लो नहीं है, उस कंडीशन में वोल्टेज 0 है। यानी कि जो आपकी इंडक्टर है ना, इंडक्टर है, वो एज ए ओपन सर्किट की भांति व्यवहार कर रही है, ठीक है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार कर रही है, ठीक है। जब हमने टाइम t0 स्विच को हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन 2 की अगर हम बात कर लें यहाँ पर दोस्तों, कंडीशन 2 की अगर हम बात कर लें, कंडीशन 2, ठीक है, क्या, जब आपकी टाइम t क्या है, इनफाइनाइट, यानी कि अब हमने स्विच को ऑन कर दिया, बहुत लंबे समय की बात हम घटना देख रहे हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां से आपका v हो गया इंटू L di/t को हमने इनफाइनाइट कर लिया, तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी यहां से, यानी कि इनफाइनाइट है, तो पूरा आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद का कंडीशन क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता क्या है जब t बाई इनफाइनाइट पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यल डी आई बाई डी टी होता है। और चूंकि आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रखा है यानी कि करंट में कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, क्योंकि डीसी सप्लाई आप दे रखे हैं, यानी कि इनफाइनाइट के टाइम पे आपका जो डी आई यहाँ पे लिखेंगे डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। बिकॉज क्योंकि आपने डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है, वी कनेक्ट डीसी सप्लाई, क्या किया हमने, डीसी सप्लाई कनेक्ट किया है, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए डी आई बाई डी टी 0 होगा, तो यानी कि v इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका i 0 नहीं है, यहाँ पे t 0, जब t 0 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो पूरा यहाँ पे वोल्टेज इनफाइनाइट होगा। यानी कि जैसे हम t 0 प्लस पे बात कर रहे हैं, यानी कि जैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं उसके जस्ट बाद हम कंडीशन देख रहे हैं, तो क्या करता है इंडक्टर सडन करंट के चेंज का अपोज करता है, इसलिए इसमें इस तरह का इसका ऐसा नेचर होता है कि करंट को अपने अंदर से बढ़ने ही नहीं देता। यानी कि इंडक्टर क्या करता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है, और यहाँ पे जो वोल्टेज होती है इनफाइनाइट शो होती है, और ये क्या करता है, वोल्टेज इनफाइनाइट है तो कांस्टेंट पावर डिवाइस होने की वजह से करंट क्या हो गई, 0 हो गई। करंट 0 होने मतलब आईजे क्या कर रहा है, ये ओपन सर्किट की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे वोल्टेज 0 होने का मतलब करंट का मान मैक्सिमम होना, वोल्टेज 0 का होने मतलब करंट का मान मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में आपकी जो आई होगी मैक्सिमम करंट फ्लो होगी इस समय। इस कंडीशन को क्या करते हैं, इस समय जो इंडक्टर जो होता है मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो कर रहा है, यानी कि इंडक्टर वर्क एज शॉर्ट सर्किट। तो इस प्रकार से आपने दो कंडीशन देख लिया कि जब हम t इक्वल टू इनफाइनाइट पे बात करेंगे तो आपका करंट मैक्सिमम हो गया, इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेगा। जब इनिशियल स्टेज 0 प्लस पे हम बात करेंगे तो उस समय इंडक्टर आपका ओपन सर्किट की बात करेगा, 0 माइनस पे हम बात करेंगे तब भी आपका इंडक्टर आपका ओपन सर्किट की बात व्यवहार करेगा। ये दो कंडीशन आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इन दोनों कंडीशन में आपकी कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कितनी एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, एक में शॉर्ट हो गया, एक में ओपन हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं, जो ये पूरी घटना घट रही है ना, ये ट्रांजिएंट स्टेट में हो रही है, यानी कि जो आपका टाइम t है 0 इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो हम थर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, अब इसका नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ से पहले हटाते हैं, हम इन दोनों कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन में तो ये ओपन हो जा रहा है और दूसरे कंडीशन में तो ये शॉर्ट हो जा रहा है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बातें ये सब हम बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा कैपेसिटर का होता है, उसके केस में हम बाद में देख लेंगे। इंडक्टर का जस्ट उल्टा कैपेसिटर होता है। इंडक्टर स्टार्टिंग में ओपन सर्किट की भांति इसलिए व्यवहार करता है, सडन करंट के चेंज का अपोज करता है, इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाती है। तो ओपन फ्लो ना होने का मतलब क्या, इंडक्टर ओपन है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, इनफाइनाइट कंडीशन में क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 0 हो जाती है, इसलिए वोल्टेज 0 होने से करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों कंडीशन। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं ना वो ट्रांजिएंट कंडीशन थर्ड है। जो भी हम बात कर रहे हैं कंडीशन थर्ड के अंतर्गत बात कर रहे हैं। इसमें जो आपका टाइम है ना इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि इस समय इसके एनर्जी के लेवल में चेंजिंग हो रहा है, यानी कि जो स्टेज है ये तो आपका इनिशियल था, वो आपका फाइनल था, ये आपका ट्रांजिएंट स्टेट है। क्या है, ट्रांजिएंट स्टेट। इसमें क्या हो रहा है, इंडक्टर के एनर्जी में क्या हो रहा है ना, चेंजिंग हो रही है। तो ट्रांजिएंट स्टेज की हम बात कर रहे हैं इन बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। टाइम किसके किसके बीच है, 0 टू इनफाइनाइट के बीच में है। तब हम एक कंडीशन देख रहे हैं E माइनस वी आर, और यहाँ पर हम रिजल्ट लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें डी आई करंट का डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक हो रहा, तो 0 से I तक करंट फ्लो हो रही है, 0 से I तक करंट बढ़ रही है, ठीक है। इसमें जो टाइम है ये आपका 0 से क्या है, 0 से आपका t तक आपका टाइम भी क्या हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको स्मॉल टाइम है, 0 से t तक करंट क्या हो रही है, आपका टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन। क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमने यहाँ पे दो कंडीशन देखा दोस्तों, पहला
इनिशियल 0 पे ओपन सर्किट, फाइनल पे आपका शॉर्ट सर्किट। ये ट्रांजिट स्टेट की स्टडी की जा रही है, देखा जा रहा है किस प्रकार करंट इसमें इंक्रीज करती है इन दोनों टाइम जब इनके बीच में हो तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x का log x होता है, सीधी सीधी आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके साथ अगर माइनस का सिंबल है ना तो उसके साथ माइनस भी आ जाता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो e-ir को t मान करके अलग से डिफरेंशिएशन करके देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको मान के आप लिख सकते हैं e-i इंटू आर। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं e-ir इक्वल टू कोई भी फंक्शन मान लेते हैं, मान लीजिए x ही मान लीजिए। अब इसमें आप क्या करिए, i के सापेक्ष इनका अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पे dx/di होगा। ठीक है, तो di की जगह पे जब पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसको t माने है ना, इसको जब आप माने इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो यहाँ से माइनस सिंबल आ जाएगा, यानी कि इसका डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी क्या, माइनस साथ आएगी e-ir। ठीक है, e-ir होगा। इसका एक बार और ये कहां से कहां तक वेरी कर रही है, ये 0 से i तक वेरी कर रही है ना, तो इसको हम 0 से i तक जरूर लिख देंगे। अब फिर यहां से 1/l बाहर आ जाएगा, ये आपका l बाहर आ जाएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखें। dt का क्या होगा, हमेशा t होता है, जानते हैं 0 से t टाइम तक ये वेरी कर रहा है। और यहाँ पे देखिए, पहले आप अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट मतलब i की जगह कैपिटल I रखिए तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका, यहाँ पे जब आप रखेंगे तो क्या होगा e-ir है ना, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या होगा e-ir। ठीक है, अब फिर दूसरी बार में क्या लिखना है 0, तो यहाँ पे क्या होगा log e हो जाएगा। ठीक है, 0 रखेंगे तो ये log e हो जाएगा। ये पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/l, ये t-0 यानी कि t/l हो जाएगा। ठीक है, माइनस log e माइनस ir माइनस log e। ठीक है, इस तरह से वैल्यू क्या होगी आपकी चलेगी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। यहाँ माइनस log e माइनस ir माइनस log e आ गया। एक बार देख लेते हैं मान करके फाइनल इंटीग्रेशन में आ क्या रहा है। ठीक है, एक बार पहले रियल में देख लेते हैं क्या आ रहा है। डायरेक्ट करने से इसको t ना मान के, इसको x ना मान के t मानिए। जैसे आप जो इंटीग्रेशन करते थे बस वैसे ही इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है। मान लीजिए कि इस पूरे की जगह पे क्या है t है, इस डी को हमको t के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि डी और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, इसको भी dt बदलना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब यहाँ रफ वर्क कर रहा है डिफरेंशिएशन e का 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा di/dt हो जाएगा। यहाँ t का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ से अगर di को आप सब्स्टिट्यूट करें तो r di = dt होगा, यानी कि आपका माइनस r है तो di = dt/-r होगा। ठीक है, रफ वर्क कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको t माना है, क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हमें इस i को dt में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए डिफरेंशिएशन कर दिया। e का 0, r कांस्टेंट है बाहर, और i का t के रिस्पेक्ट में di/dt। ठीक है, इक्वल टू t का t के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ से di सब्स्टिट्यूट हो गया। देख लीजिए, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हुआ तो आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरे को क्या माने हैं t माने हैं, तो नीचे आपका t आ गया। ठीक है, पूरे t मान, di इक्वल टू क्या आया, di इक्वल टू आया माइनस dt/r, यानी कि 1/r बाहर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया dt आ गया। तो फिर ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 1/t dt का क्या होता है log t। कुछ भी मान सकते थे p q r, जिस पर जिसका प्रैक्टिस है उसको काम और आसानी से हो जाता है। तो t इक्वल टू कितना आया e-ir, देखिए यही आया है आंसर आपका। तो यानी कि ये जो माइनस है यहाँ पे ना होकर के कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ माइनस r यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा जब आप करेंगे ना तो रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये रफ वर्क था, यहाँ इस सब चीजों को करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं है, हर चीज को दिखाना है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
अब अपर और लोअर लिमिट लगा दीजिए, पहले अपर लिमिट लगाइए फिर यहाँ पे लोअर लिमिट लगा लीजिएगा। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log यहाँ पे क्या होगा e माइनस आई आर, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल आई हो जाएगा, कैपिटल आई आर, ठीक है। ई माइनस पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, अपान क्या है माइनस आर, और फिर ध्यान दीजिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हम फिर क्या पुट करेंगे, कैपिटल आपका है तो कांस्टेंट है तो सीधे बाहर आ जाएगा, इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, पहले इसको हम बाहर कर दे रहे हैं, इसको 1 माइनस आर को, अब फिर यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, log ई हो जाएगा, और फिर यहाँ पे ये क्या है t बाई एल हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट t माइनस जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा t माइनस एल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बाई एल पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा t बाई एल हो जाएगा। तो अब इससे r को, इस माइनस r को उधर भेज दें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, log e माइनस आई आर अपान क्या है, ये आपका फाइनल करंट है आई नॉट, ठीक है। यहाँ पे जीरो से फाइनल करंट आई नॉट तक फ्लो रहा है, यहाँ पे आई नॉट लिख देंगे, ठीक है, आई को जीरो बनाते हैं आई नॉट बोलते हैं इसको, और फिर यहाँ पे log m माइनस log n का फार्मूला हो गया, तो ये ऐसे हो जाएगा, और इस चीज को हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस टी आर अपान एल, इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस टी अपान एल बाई आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एल बाई आर क्या होता है, वेयर एल बाई आर को हम टाइम कांस्टेंट टाउ कहते हैं, क्यों, क्योंकि एल और आर दोनों का मात्रक रखिए टी ही आएगा, ठीक है। एल का मात्रक पूरा रख के देख लीजिए, रेसिस्टेंस का मात्रक रख के देख लीजिए, दोनों को काटिए, सेकेंड ही आएगा, यानी कि एल बाई आर अपने आप में क्या है, एक टाइम कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है अभी आगे आपको हम बताएंगे, यहाँ पे संक्षिप्त में लिख लेते हैं माइनस टी अपान टाउ हो गया। अब आपके सामने एक रिजल्ट दिखा log के फॉर्म में, अब इसको हम घातांक के फॉर्म में लिख लेते हैं, ये log के लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अब इसको क्या लिखते हैं, इसको इंडेक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो आप पढ़े हैं क्या, अगर इसको हमें यहाँ पे कोई बेस नहीं है तो ई होगा, तो इस पूरे चीज को उठा के ई के ऊपर इस पूरे को उठा करके वहां पे हम शिफ्ट कर देंगे, तो इक्वल टू माइनस टी अपान टाउ हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी चीज वहां चली जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे ई माइनस आई जीरो आर अपान ई हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहाँ पे आप इस वैल्यू को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे e बाई वन, ये 1 हो जाएगा, अब फिर माइनस क्या हो जाएगा आई जीरो अपान ई इंटू क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। तो आई जीरो अपान ई, यहाँ पे देखिए ये आपका करंट है, ये आपका क्या है ईएमएफ है, तो अब उस पूरे चीज को आप इधर कर लीजिए, तो क्या होगा आपका 1 माइनस आई जीरो अपान ई इंटू आर, फिर यहाँ पे ये क्या हो गया ई इक्वल टू माइनस टी अपान टाउ, ठीक है। अब यहाँ से हमें समीकरण क्या करना है, फाइंड करना है फाइनल करंट इनिशियल करंट के संबंध में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हमारा यहाँ t है, यहाँ पे जीरो से इनफाइनाइट के बीच में टाइम t एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जिस्ट कर रहा है जीरो से t एग्जिस्ट कर रहा है, तो जीरो से t के बीच में इसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो जीरो से ये आई होनी चाहिए, ठीक है, ये स्मॉल आई ही होनी चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जितना भी है ना सब स्मॉल आई ही रहेगा, क्योंकि आई एम्पियर की करंट ही यहाँ पे क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको सब आप आई बना लीजिएगा, स्मॉल आई बना लीजिएगा, ठीक है, ये स्मॉल आई ही रहेगा। अब चलिए इसको हम ट्रांसफर करते हैं इस साइड से, तो हमको क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, ये होगा 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपान टाउ होगा। अब फिर यहाँ पे क्या हो गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा आर बाई आई आर अपान ई, वही चीज फिर से मैंने लिख दिया क्या, नहीं मैंने इसको उठा करके यहाँ कर दिया, इस चीज को उठा के मैं वहां कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर अपान ई इज इक्वल टू आई, ठीक है आई। अब हम क्या कर रहे हैं ना,
ऊपर वाली चीज को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इस चीज को यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। अगर आप नहीं लिखे हो तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का स्टेप आप डायरेक्ट लिखिएगा, कोई इसमें मानने मनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे आई का मल्टीप्लीकेशन है वही नीचे लिख देते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन में मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे r बाई, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, i इज इक्वल टू ई बाई आर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपन टाउ हो गया, ठीक है। जो आपका ई बाई आर है वो क्या शो कर रहा है, ई बाई आर ये मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है। क्यों मैक्सिमम करंट को शो कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था में ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे आपको, जो जब आपका यहाँ पे t इज इक्वल टू जब इनफाइनाइट होता था तो जो आपकी इंडक्टर हुआ करती थी, ध्यान दीजिए, वो क्या होती थी, शॉर्ट सर्किट होती थी। यानी कि आपका ये जो तार है शॉर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस R बचा और यहाँ पे आपकी EMF E बची, ठीक है। और ये कुंजी के तो सटा ही है, फिर इस तरह का सर्किट आपको बन गया, ठीक है। अब इसमें जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, अब इसमें फाइनल करंट I0 फ्लो होगा, इसकी वैल्यू I इक्वल टू क्या होती है, I इक्वल टू क्या होता है, V अपन यानी कि E अपन R होगा, ठीक है। जब आपका इनफाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट T इक्वल टू इनफाइनाइट के केस में जब हम जाएंगे तो वहाँ इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा और उस समय जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम करंट या I नॉट होगा, चाहे I मैक्स कहिए, कुछ भी कहिए। यानी कि जहाँ E बाई R है वहां पे I मैक्स हम लिख सकते हैं या I नॉट हम लिख सकते हैं। तो I इक्वल टू I0 1 माइनस E अपन T अपन टाउ, ये है आपका करंट का इक्वेशन दोस्तों, ठीक है। ये है आपका फाइनल स्टेज से हमने यहाँ पे मैक्सिमम करंट को लिया है। आई नॉट का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट। यहाँ पे लिखेंगे वेयर जो आपका आई नॉट है वो क्या है, मैक्सिमम करंट। क्या है ये, मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट, ठीक है। आई मैक्स भी लिख सकते हैं वहां पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जब टाइम टी था, जब टाइम t इक्वल टू 0 था, तब आपका जो इंडक्टर था वो क्या था, वो इंडक्टर आपका ओपन सर्किट की भांति व्यवहार किया था, 0 प्लस पे या 0 माइनस पे, ठीक है। लेकिन जब t इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया तो इंडक्टर किस तरह से व्यवहार किया था, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार किया था। लेकिन जब हम जो टाइम दिए थे वो 0 से इनफाइनाइट के बीच था, तो उसमें करंट फ्लो हुई थी इंडक्टर में, और वो करंट का फार्मूला यह था, ठीक है। इस तरह का करंट, यानी कि करंट इंक्रीज होती है, लेकिन कैसे इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में कि इंडक्टर में इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान, इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी जो करंट होती है एक्सपोनेंशियली क्या होती है, सर्किट में ग्रोथ करती है, नॉट लीनियरली, नेगेटिव राशि से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल बनेगा, ठीक है। कैसे, हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बाय द वे डेरिवेशन भूल जाता है तो कोई विशेष ध्यान दे दो। देखिए, अगर मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको एक स्टेप के बाद नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो टाइम नहीं गंवाइएगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं, ऐसा करना उचित है, इलीगल है ये चीजें। आप डायरेक्ट जहां तक बढ़े हैं उसके बाद तुरंत एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, इसका ये, इसके बारे में, ठीक है। लेकिन छोड़ना मत, ठीक है, करना जरूर, कुछ जरूर कर देना, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बस यह समीकरण याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा लड़के डिस्टर्ब होते हैं, तो कुछ इसमें करना नहीं है। 1 बाई एक्स का log x होता है, तो log e माइनस आई आर अपन log e हो गया, माइनस आई का जो मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे आई का गुणांक है और नीचे पुट हो जाएगा, माइनस आर इसमें क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, नीचे माइनस आर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला यूज करके डायरेक्ट इस कंडीशन में, जहां आपको अगर भूल जाता है तो डायरेक्ट स्टेप लिख करके और जो है इन तीनों को आप लिख सकते हैं। तीनों को लिखेंगे तो ज्यादा ही इफेक्टिव पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्राफ की, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। तब इसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा इसमें, डीके ऑफ करंट इन इंडक्टर कॉइल, ठीक है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं अब इससे रिलेटेड जो ग्राफ बनता है ना, उस ग्राफ को हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ फॉर करंट
राइज या ग्रोथ, ठीक है, करंट ग्रोथ इन इंडक्टर कॉइल, ठीक है। इंडक्टर कॉइल में करंट के बढ़ने का ग्राफ, ठीक है, बढ़ने के लिए ग्राफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा है जो करंट है, ये करंट जो 0 से t के बीच में फ्लो हो रही है वो क्या होती है, मैक्सिमम करंट 1 माइनस टी अपॉन क्या होता है, माइनस टी अपॉन टाउ, माइनस टी अपॉन टाउ होता है, या क्या, ठीक है। जो आपका टाउ है वो क्या है, टाइम कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि अगर हम इन दोनों का मात्रक ऊपर लिख गए तो इसका यल का मात्रक क्या होता था, ई बराबर एल डी आई बटे डी टी, यही से निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होता था, यल होता था, तो यहाँ से यल का जो मात्रक आता था वो क्या आता था, वोल्ट प्रति, नीचे आया एम्पियर सेकेंड, यानी कि सेकेंड ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया क्या, एम्पियर, यही था ना यल का मात्रक, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे क्या, वोल्ट सेकेंड अपान एम्पियर, अब फिर आर का मात्रक लिखेंगे वी अपान आई, वोल्ट अपान एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर से एम्पियर, वोल्ट से वोल्ट कटा तो मिला क्या, सेकेंड, ठीक है। तो जो आपका टाउ है वो क्या हो गया, आपका सेकेंड हो गया, यानी कि जो मात्रक इसका है सेकेंड है, इसलिए इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका क्या है, एक समय को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये कैसे, क्यों इसको बोलते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन मान लीजिए कोई एक स्पेशल कंडीशन की बात करें, स्पेशल कंडीशन की बात करें, कंडीशन इसमें मान लीजिए व्हेन t इज इक्वल टू टाउ है, यानी कि जो आपका टाइम है ना वो टाउ के बराबर हो, तब क्या करंट इसमें फ्लो होगी, आई मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मैक्स 1 अपान ई, और 1 अपान ई का मात्रक होता है 0.37 समथिंग, तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, आई 0 1 माइनस 0.37, तो ये कितना होगा, आई इज इक्वल टू 0.63 आई 0, यानी कि 63%, ठीक है, क्या होगा, 63% होगा। फाइनल करंट का कितना होगा, ये 63% करंट जब फ्लो हो रही होगी उस समय आपका जो टाइम टी होता है वो टाइम कांस्टेंट टाउ के क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका अगर ग्राफ बनाए ना, यहाँ पे ग्राफ बनाए, ये आपका टाइम को रिप्रेजेंट करे और ये आपके करंट को रिप्रेजेंट करे, तो जो आपका ये ग्राफ आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्राफ आएगा ऐसे बढ़ेगा, लीनियरली नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा। तो माइनस, यहाँ देखिए फाइनल करंट का 63% जहां तक पहुंचेगा, ठीक है, फाइनल करंट का वही टाइम टाउ होगा, और यहाँ जो करंट होगी ना ये क्या होगी, 63% होगी इसके फाइनल करंट का, यानी कि जब करंट की वैल्यू फाइनल करंट का 63% हो जाती है ना, तो वो टाइम टी किसके बराबर हो जाता है, टाइम कांस्टेंट टाउ के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अगर टाइम कांस्टेंट टी के बराबर हो जाता है, अगर मान लीजिए कि इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समय स्थिरांक की परिभाषा, ठीक है, समय स्थिरांक, इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट की परिभाषा। इसका डिफिनीशन क्या हो गया, वह समय अंतराल, क्योंकि देखिए ये पूछ सकता है, समय अंतराल जिसमें करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है, वह समय अंतराल जिसमें करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता है, 63% हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू का कितना परसेंट हो जाता है, 63%। ये तो बढ़ते तो कभी फाइनल में जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, जान लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी केवल 63% की अगर बात करें तो जो समय अंतराल आपका 63% करंट इसमें इंक्रीज करा देता है वही समय अंतराल क्या हो जाता है, टाउ हो जाता है। तो ये है समय स्थिरांक समय जिसमें करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का कितना हो जाता है, 63% हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टेडी स्टेट। ये क्या है आपका, ये जो कंडीशन है ये क्या है, स्टेडी स्टेट है। स्टेडी मतलब फाइनल स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपका पूछ देता है, ठीक है, कि टाइम हो और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस बात को देख लेना है, ये मैक्सिमम वैल्यू यानी कि फाइनल करंट, इसको क्या कहेंगे, इसको फाइनल करंट या स्टेडी स्टेट करंट, ठीक है ना, ध्यान देना है। फाइनल करंट का 63% में कई तरह का क्वेश्चन आएगा, इनिशियल करंट का 63% या इनिशियल करंट का 37%, बहुत कुछ घुमा कर आएगा। लेकिन ध्यान देना फाइनल करंट का 63% जिस समय अंतराल पे बढ़ता है वही T2 क्या होता है, टाइम कांस्टेंट T होता है, ठीक है। जो ग्राफ है वो क्या, करंट और टाइम के बीच में खींचा जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो करंट का घटना, ठीक है, करंट का क्या हम बात करेंगे, करंट का घटना कि इंडक्टर कॉइल में करंट किस प्रकार से क्या हो रहा है, घटती है। उसको बात करने के बाद हम आपको बताएंगे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बहुत ही रोचक होगा। आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिए, उनको लिखिए, खुद लगाने का प्रयास करिए। देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें जल्दी भूलेंगे नहीं, हमेशा आपके दिमाग में छाई रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इस पर इंडक्टर सर्किट में करंट के घटने से रिलेटेड।